सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। AIR इसका नंबर है 1985 SC 941। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऐसा साइटेशन है कि अक्सर सर्विस मैटर में इस साइटेशन का इस्तेमाल किया जाता है और बिहार में लोक शिक्षाओं से संबंधित मामला में भी इस साइटेशन का इस्तेमाल किया गया है। CWJC नंबर 14493 ऑफ 2008 जो पटना हाई कोर्ट में केस लोक शिक्षा से संबंधित जो दायर किया गया था, उसमें ऑर्डर 21/3/2012 को आया था। इसमें न्यायमूर्ति महोदय मिहिर कुमार झा साहब थे। इस आदेश में भी सूर्य नारायण यादव वर्सेज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इसमें चर्चा किया गया है। फिर इसी केस को बेस मानकर एक और केस किया गया था CWJC नंबर 21406 ऑफ 2013, जिसका ऑर्डर डेट है 20/11/2014। अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ मोहम्मद मिराजुद्दीन बनाम अन्य, उसमें इसी आदेश को बरकरार रख दिया गया था CWJC नंबर 14493 ऑफ 2008 को। और अभी वर्तमान में LPA नंबर 432 ऑफ 2024 इसी केस को पटना हाई कोर्ट में LPA के रूप में दर्ज कराया गया है, जहां अभी भी ये केस पेंडिंग है। और ये केस का मुख्य विशेषता ये है कि ये केस पूर्ण रूपेण सूर्य नारायण यादव वर्सेज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सेम फॉर्मूले पर आधारित है। तो क्या है कि जो सर्विस मैटर, जो वकील साहब सर्विस मैटर से जो जुड़े हुए हैं, या जो आवेदक जो सूर्य नारायण यादव के ही तरह जो इसी आधार पर पैटर्न पर केस लड़ना चाहते हैं, जैसे बिहार के लोक शिक्षक, उनके लिए ये आदेश को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आदेश इस प्रकार है। इसमें न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्रा द्वारा सुनाया गया। ये अपीलें विशेष अनुमति द्वारा हैं और इनमें से 2 जूनियर इंजीनियरों द्वारा हैं, जबकि अन्य 4 प्रतिवादी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तहत काम करने वाले सहायक इंजीनियरों द्वारा हैं। सितंबर 1975 में बोर्ड ने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया कि विद्युत इंजीनियरों का चयन रोजगार संबंधन कार्यक्रम के तहत किया जाएगा और डिग्री परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले इंजीनियरों पर विचार किया जाएगा। समय के साथ ऐसा चयन किया गया और प्रशिक्षु इंजीनियरों को क्या था कि इनको एक समूह, जिसे प्रशिक्षु इंजीनियर भी कहा जाता है, बोर्ड के अधीन काम करने के लिए इनको लाया गया। इन चयनित इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया था। स्नातक प्रशिक्षुओं को 1 अप्रैल 1977 से 6 महीने के प्रशिक्षण की अवधि के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। मार्च 1977 में बोर्ड ने संकेत दिया था कि प्रशिक्षण बोर्ड के तहत रोजगार की गारंटी नहीं देता है, लेकिन अगस्त 1977 में बोर्ड ने संकल्प लिया कि जूनियर इंजीनियरों के 200 रिक्त पदों को चेन सिस्टम के आधार पर भरा जाएगा और मौजूदा प्रशिक्षुओं को मौजूदा वजीफे पर प्रशिक्षु के रूप में जारी रखा जाएगा। जब समय बीत गया और बोर्ड द्वारा बताए गए अनुसार कोई नियुक्ति नहीं की गई, तो कुछ प्रशिक्षु इंजीनियरों द्वारा यह कहते हुए प्रतिनिधित्व किया गया कि जब तक अगस्त 1977 के बोर्ड के निर्णय को बिना समय गवाए लागू नहीं किया जाता, तब तक उनमें से कुछ सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अधिक उम्र के हो जाएंगे। उक्त प्रतिनिधित्व के तुरंत बाद बोर्ड ने प्रशिक्षु इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी और संकेत दिया। 13 मार्च 1979 को एक नोटिस प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया था कि बोर्ड के डिग्री और डिप्लोमा प्रशिक्षु इंजीनियरों को सहायक विद्युत इंजीनियरों और जूनियर विद्युत इंजीनियरों के पद पर नियमित रोजगार के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है और अक्टूबर 1979 में उनके प्रशिक्षण पूरा होने पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। इनमें यह भी बताया गया था कि जिन प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण छोड़ दिया है, उन्हें 18 मार्च 1979 तक अपने संबंधित पद स्थापन स्थानों पर कार्यभार संभाल लेना होगा।
या अन्यथा उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। चूंकि बोर्ड ने अपने अभ्यावेदन और निर्णयों पर प्रभाव नहीं डाला, इसलिए सहायक इंजीनियरों या जूनियर इंजीनियरों के रूप में कार्यरत स्नातक इंजीनियरों ने समय समय पर बोर्ड के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। अंततः 8 मार्च 1979 को एक उच्च स्तरीय बैठक में, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उपस्थित थे और बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों ने सिंचाई और बिजली के आयुक्त, बोर्ड के अध्यक्ष और सिंचाई और बिजली के सचिव शामिल थे, यह निर्णय लिया गया। 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया गया है, उन्हें सहायक विद्युत अभियंता और कनिष्ठ विद्युत अभियंता के पद पर अनंगित नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद वे 2 साल तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान यदि उनका आचरण संतोषजनक पाया जाता है और अस्थायी पदों की उपलब्धता और संवर्ग में परस्पर वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अस्थायी किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि पूरा होने के बाद उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा कार्यालय आदेश संख्या 1548 दिनांक 26/10/1978 के अनुसार प्रस्तावित परीक्षा नहीं ली जाएगी। बोर्ड ने उक्त निर्णय की सूचना बोर्ड के परियोजना प्रबंधकों और ताप विद्युत केंद्रों को दे दी। फिर भी निर्णय का क्रियान्वयन नहीं हुआ और प्रशिक्षु इंजीनियर बिना किसी सुरक्षा और सेवा स्थायित्व के एक्स कैडर आधार पर सहायक इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रूप में समय काम करते रहे। कुछ बेरोजगार इंजीनियरों ने बोर्ड की नौकरी में प्रशिक्षण इंजीनियर की निरंतरता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बोर्ड ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह रुख अपनाया कि प्रशिक्षु इंजीनियर एक अलग वर्ग के हैं और सहायक इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रूप में एक्स कैडर नियुक्तियां हैं। उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि एक्स कैडर आधार पर उनकी निरंतरता नियमों के गैर अनुपालन के आधार पर चुनौती के लिए खुली नहीं थी। मई 1980 में इन रीट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उनके रुख को स्वीकार किए जाने से उत्साहित होकर बोर्ड ने प्रशिक्षु इंजीनियरों के प्रति अपने व्यवहार में नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अभिलेख से कुछ महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं जो इस प्रकार हैं। बोर्ड ने प्रशिक्षु इंजीनियरों को समय समय पर बताया था कि उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद उन्हें बोर्ड की नियमित नौकरी में शामिल कर लिया जाएगा। 2, जब कुछ इंजीनियरों की आयु सरकारी नौकरी के लिए समाप्त हो गई और उन्होंने बोर्ड छोड़ दिया तो उन्हें बोर्ड के अधीन अस्थायी नौकरी पाने के प्रलोभन में वापस आने को कहा गया। 3, जब बोर्ड अपने कर्मचारियों की हड़ताल से जूझ रहा था तो ये प्रशिक्षु इंजीनियर बिजली का उत्पादन और वितरण जारी रखने के लिए बोर्ड के साथ खड़े रहे और उन्हें शामिल किए जाने का आश्वासन दिया गया। और 4, बोर्ड ने उन्हें अस्थायी आधार पर शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन शुरू में बिना कोई और परीक्षा लिए 2 वर्ष की परिवीक्षा पर। 13 मार्च 1979 को बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सूचना जारी की गई। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के डिग्री एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षुओं को सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता के पदों पर नियमित नियोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। अक्टूबर 1979 में प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उनकी नियमित नियुक्ति की जाएगी। अतः जिन प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण छोड़ दिया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/3/1979 तक अपने अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। जो प्रशिक्षु उक्त तिथि तक उपस्थित नहीं होंगे उन्हें न तो प्रशिक्षण में लिए जाने पर विचार किया जाएगा और न ही उनकी नियमित नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। 26 अप्रैल 1979 को बोर्ड ने अपीलकर्ता इंजीनियरों के समावेशन से संबंधित बैठक की कार्यवाही में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री, सिंचाई और बिजली आयुक्त, बोर्ड के अध्यक्ष और सिंचाई और बिजली सचिव ने भाग लिया। कार्यवाही में अन्य बातों के साथ साथ कहा गया,
यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात उन्हें सहायक विद्युत अभियंता एवं कनिष्ठ विद्युत अभियंता के पदों पर अनंतिम आधार पर नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति के पश्चात वे 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका आचरण संतोषजनक पाए जाने तथा अस्थायी पदों की उपलब्धता तथा संवर्ग में परस्पर वरिष्ठता के आधार पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा तथा कार्यालय आदेश संख्या 1548 दिनांक 26/10/1978 के तहत प्रस्तावित परिवीक्षा नहीं की जाएगी। 9 यह भी निर्णय लिया गया कि नियमित नियुक्ति का लाभ प्रशिक्षुओं को विशेष परिस्थितियों में दिया जा रहा है जो भविष्य के लिए उदाहरण नहीं होगा तथा जब भी प्रशिक्षु अधिनियम के तहत या किसी अन्य योजना के तहत किसी को प्रशिक्षु के रूप में लिया जाता है तो प्रशिक्षुता की अवधि के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में न तो प्रशिक्षुता की अवधि बढ़ाई जाएगी और न ही उन्हें बोर्ड के तहत नियुक्ति का कोई दावा होगा। हमारे रिकॉर्ड पर उपलब्ध कई दस्तावेजों में इन 2 दस्तावेजों का दावा किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि बोर्ड को इस बात की जानकारी थी कि वे प्रशिक्षु इंजीनियर एक विशेष वर्ग बनाते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब परिस्थितियों के कारण उनके साथ विशेषकर व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोर्ड जैसा एक वैधानिक निकाय समय समय पर इंजीनियरों के एक समूह के समक्ष किए गए अपने अभ्यावेदन पर खरा उतरने में विफल रहा है, जिन्होंने खुद को इंजीनियर के रूप में योग्य बनाने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन के कई साल बिताए हैं और जो बोर्ड के अभ्यावेदन पर विश्वास करते हुए और उसी के अनुसार कार्य करते हुए प्रशिक्षु इंजीनियरों के रूप में बोर्ड की नौकरी में बने रहे और अन्य रोजगार की तलाश करने के लिए उपलब्ध अवसरों को छोड़ दिया और इस प्रक्रिया में किसी भी सार्वजनिक रोजगार के लिए आयु बाधित हो गए। इस न्यायालय ने लगभग 20 साल पहले जूनियर ऑफ इंडिया बनाम इंडो अफगान एजेंसियों में स्पष्ट भाषा में संकेत दिया था। हमारे न्याय शास्त्र के तहत सरकार अपने भविष्य के आचरण के बारे में अपने द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं है और वह आवश्यकता या समीचीनता के किसी अनिर्धारित और अघोषित आधार पर अपने द्वारा किए गए वचन को पूरा करने में विफल नहीं हो सकती है। न ही वह उन परिस्थितियों के एक पक्षीय मूल्यांकन के आधार पर नागरिक के प्रति अपने दायित्व का न्यायाधीश होने का दावा कर सकती है जिनमें दायित्व उत्पन्न हुआ है। न्यायमूर्ति शाह जो उस समय के विद्वान न्यायाधीश थे ने कलेक्टर ऑफ बॉम्बे बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर अय्यर द्वारा कही गई बात को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया। यह रेंसडेन के मामले में मान्यता प्राप्त समानता है या समानता का कोई अन्य रूप है, यह ज़्यादा महत्व नहीं रखता। न्यायालयों को जहाँ तक उनकी शक्ति में हो ईमानदारी और सद्भावना को बढ़ावा देकर न्याय करना चाहिए। सेंचुरी स्पिनिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम उल्हासनगर म्युनिसिपल काउंसिल एवं अन्य मामलों में इस न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति को दोहराया गया जहां कहा गया सार्वजनिक निकाय निजी व्यक्तियों की तरह ही तथ्यों और वादों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है जिनके आधार पर अन्य व्यक्तियों ने अपने पक्ष में अपनी स्थिति बदल ली है। किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होने वाला दायित्व जो एक वादा है उस व्यक्ति द्वारा अनुबंध के तहत लागू किया जा सकता है जो वादे पर कार्य करता है। जब कानून की आवश्यकता होती है कि किसी सार्वजनिक निकाय के खिलाफ कानून के तहत लागू होने वाला अनुबंध निश्चित रूप में होगा या कानून द्वारा निर्धारित तरीके से निष्पादित किया जाएगा तो दायित्व यदि अनुबंध उस रूप में नहीं है तो इक्विटी में उचित मामलों में उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। इस न्यायालय के एक सारगर्भित टिप्पणी जो इस प्रकार हैं, यदि हमारे नवजात लोकतंत्र को फलना फूलना है तो लोगों और सार्वजनिक निकायों के लिए आचरण के विभिन्न मानकों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारे विचार में एक सार्वजनिक निकाय अपने द्वारा किए गए अभ्यावेदन से उत्पन्न अपने दायित्व को पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं है जिस पर भरोसा करके किसी नागरिक को अपने पूर्वाग्रह के अनुसार अपनी स्थिति बदल ली है। मोतीलाल
दमनपत शुगर मिल कंपनी लिमिटेड, इसका भी सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल है। हमारे विचार में इन मामलों में जिस सिद्धांत पर भरोसा किया गया है वो हमारे सामने मौजूद तथ्यों पर पूरी तरह लागू होता है। बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है और संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्ध में राज्य है। बोर्ड ने विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 79 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा बनाए गए नियमों के तहत आश्रय लेने की कोशिश की है। मामले के विशिष्ट तथ्यों में हमारा मानना है कि बचाव गलत है और न्याय संगत सिद्धांत के आवेदन के खिलाफ ढाल के रूप में काम नहीं कर सकता है। बेशक हमारे सामने प्रशिक्षु इंजीनियरों ने एक विशिष्ट वर्ग का गठन किया और समय समय पर बोर्ड ने उन्हें वर्ग के सदस्यों के रूप में माना और 26 अप्रैल 1979 को अपने प्रस्ताव में इस तथ्य को मान्यता दी और इस स्थिति को शपथ ली कि इस तरह का व्यवहार कभी भी दोहराया नहीं जाना चाहिए, भले ही प्रशिक्षु इंजीनियरों की नियुक्ति की हो। बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमें बताया कि बोर्ड सहायक अभियंताओं या कनिष्ठ अभियंताओं की श्रेणी से संबंधित अपीलकर्ताओं की नियुक्ति को नियमित करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो और नियमों के तहत अनौपचारिक रूप से भर्ती किए गए हों। उन्होंने आगे जोर दिया कि अपीलकर्ता उन लोगों से ऊपर वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे जो पहले से ही बोर्ड के तहत नियमित रूप से कार्यरत हैं। जहाँ तक पहले पहलू का सवाल है, हम पहले ही पर्याप्त रूप से बता चुके हैं कि बोर्ड ने परीक्षा की आवश्यकता को माफ़ कर दिया था और जब उसे आवश्यकता थी तब अपीलकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपने आवेदन के कार्यान्वयन में देरी की थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कई इंजीनियरों को नियमित रिक्तियों के विरुद्ध अस्थायी या अस्थायी आधार पर भी भर्ती किया गया है और वे इन अपीलों के पक्षकार नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता उन लोगों से ऊपर वरिष्ठता नहीं रख सकते हैं और हम उनके पीछे उनकी वरिष्ठता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी निर्देश देने के लिए उचित नहीं होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान भी आवश्यकताएं थी। अनुमति देते समय और निर्देशों के लिए विविध याचिकाओं का निपटारा करते समय यह न्यायालय पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि लंबित नियुक्तियां अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी, इसलिए 1983 की भर्ती हमारे निर्देशों के अधीन होने के लिए बाध्य हैं। हम यह विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता 1983 से बहुत पहले से ही बोर्ड में कार्यरत थे, अतः बोर्ड में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें 1983 तथा उसके बाद के वर्षों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को ऊपर रैंक दी जानी चाहिए। इसलिए हमारे विचार में बोर्ड उन अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों को नियमित करने के लिए बाध्य है जिन्हें शुरू में प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में लिया गया था और वे बोर्ड के रोजगार में बने रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से सुनवाई समाप्त होने के बाद हमने बोर्ड को उस दिन से 3 महीने के भीतर यानी 3 मई 1985 को सहायक इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के उपयुक्त कैडर में जैसा भी मामला हो अपीलकर्ताओं को नियमित नियुक्ति देने का आदेश जारी किया और ऐसी नियुक्तियां नियमों के तहत 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होनी थी। वरिष्ठता के संबंध में अपीलकर्ताओं को 1983 से पहले बोर्ड के तहत इंजीनियरों के नियमित पदों पर नियुक्ति अस्थायी और अस्थायी भर्ती से नीचे रैंक करना होगा और उन्हें ऐसे भर्तियों से ऊपर वरिष्ठता दी जाएगी। हमने अब अपने फैसले में कारणों का संकेत दिया है। अपीलों को अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसलों को पलट दिया जाता है, यानी पटना हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया जाता है और बोर्ड को निर्दिष्ट समय के भीतर ऊपर बताए गए निर्देशों को प्रभावी करने का निर्देश दिया जाता है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि बोर्ड भविष्य में इस तरह का शर्मनाक व्यवहार नहीं करेगा और स्वयं को पुनः कठिनाई में नहीं डालेगा। अपीलकर्ताओं को पूरे मामले में अपनी लागत का भुगतान करना होगा, यानी कि क्षतिपूर्ति, यानी इनको इंसेंटिव देना होगा जो अपीलकर्ता थे सूर्य नारायण यादव या अन्य को। इस न्यायालय में एक बार की सुनवाई फीस 5,000 रुपये होगी। SR अपील स्वीकृत हुई। इस प्रकार से सूर्य नारायण यादव का, जिनको पटना हाई कोर्ट में जिनका केस
डिसमिस कर दिया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ कि न्याय मिला और वो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड के प्रति, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रति गंभीर टिप्पणी किया और उनको क्षतिपूर्ति भी देने के लिए कहा। तो इस प्रकार से ये सूर्य नारायण यादव का ये आदेश भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय जो दिया गया है, ये एक मील का पत्थर है और इसका AI 1985 SC 941 है। तो हम समझ गए होंगे कि सूर्य नारायण यादव का जो आदेश है सर्विस मैटर के लिए, एक समझिए तो एक सुप्रीम कोर्ट के पटल पर ये मिसाल बन चुका है। जब भी हाई कोर्ट में मामला होता है तो इस साइटेशन को उपयोग में लाया जाता है। तो अभी वर्तमान में संबंधित लोक शिक्षा का जो मामला है सूर्य नारायण यादव से हूबहू सेम है, क्योंकि सूर्य नारायण यादव का भी वही मामला था, कुछ दिन कार्य करा के उनको हटा दिया गया था। और लोक शिक्षा का भी वही मामला है। क्या था कि जब पटना हाई कोर्ट में सूर्य नारायण यादव का मामला जब डिसमिस कर दिया गया तो बोर्ड का यानी बिहार गवर्नमेंट का और भी ऐसा कहें कि उनका जो भी था मनोबल बढ़ गया और इनको और भी परेशान करने लगी, उनको हटाने का कार्य किया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो निर्देश दिए हैं वो ऐसा कहा गया है कि भविष्य में इसी प्रकार का मामला फिर नहीं होना चाहिए। तो लोक शिक्षाओं का मामला भी, चूँकि क्या है कि लोक शिक्षाओं का जो विद्यालय था उसको पास कर दिया गया, लोक शिक्षाओं को वहाँ से हटा दिया गया है। लोक शिक्षा क्या है कि अगर अच्छी तरह लड़ेंगे तो ऐसा ये इस साइटेशन से, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन से स्पष्ट होता है कि लोक शिक्षाओं को भी न्याय मिल सकता है। तो ये चैनल जो भी देखेंगे अगर उनको लगता होगा कि ये सूर्य नारायण यादव का ये जो साइटेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है, अगर ये जानकारी उनके हितों के लिए अच्छा है तो इस चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।